Hello students, welcome to Biomentor's classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electric charges and fields. और आज का जो लेक्चर हमारा शुरू होगा उसमें हम लोग शुरुआत करेंगे अपने एक स्टैंडर्ड सवाल के साथ में। और ये स्टैंडर्ड सवाल बेटा आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि इस पे डायरेक्ट सवाल बन सकता है। ठीक है, सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि क्वेश्चन ही मान के चलिए जिसका रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है। हमारे पास में एक सेमी सर्कुलर रिंग जैसा कुछ तो भी है और इसकी जो रेडियस है ये सिमेट्रिक एक्सिस है और यहां पर क्या बोला गया है, मान लीजिए यहां पर है ये जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल है बेटा 2 थीटा का, ये पूरा एंगल है। रेडियस यहां पर r है और बेटा इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो q है। ठीक है, सवाल को ध्यान से सुन लीजिए। मैंने क्या बोला है, ये जो पूरा एंगल है वो 2 थीटा है। भले ही आपको दिख नहीं रहा होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है, 2 थीटा का है। दैट इज द सिमेट्रिक एक्सिस, मतलब थीटा नीचे है, थीटा ही ऊपर है। इसकी रेडियस r है और इस पर मैंने चार्ज q डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बेसिकली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, लाइक प्लास्टिक की शीट ले ली वगैरह, ऐसे उस पर हम लोगों ने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इस सिमेट्रिक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यही चीज आगे जाके रिंग बन जाएगी बाद में, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी हम लोगों को इसके कारण यहां पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां पर हम लोग जो सिमेट्रिक एक्सिस बनाई है, इस सिमेट्रिक एक्सिस से अल्फा एंगल ऊपर जाता हूं मैं। कितना ऊपर जा रहा हूं बेटा, अल्फा एंगल ऊपर जा रहा हूं और एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है। जो छोटा सा एलिमेंट का जो एंगल है वो है डी अल्फा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर मैं एक बोल सकता हूं कि स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हियर। यहां पर छोटा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसे मैंने नाम दे दिया डी क्यू। इसे मैंने क्या नाम दे दिया, डी क्यू। तो इस छोटे से चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन रेडियस है बेटा आर, तो आर स्क्वायर। यस और नो बोलो फटाफट से। क्या इसमें कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देखो अमूमन जो सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यदि मैं यहां पर कंसीडर करता हूं तो आप समझ सकते हैं कि भैया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा डीई इस डायरेक्शन में। सो यहां पर मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा कंस्ट्रक्शन कर लिया। सो ये वाला एंगल यहां पर अल्फा आ जाएगा वापस से। ठीक है, बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो सही बात है। अब इसमें जरा मैं यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं। देखो जरा ध्यान दीजिए, देखो ये सवाल को समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसको रिजल्ट जो आएगा फाइनली आपको रिजल्ट ही याद रखना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा चीजों को समझते हुए चलेंगे तो थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसके देखो दो कंपोनेंट हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं भैया ये देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इसका डायरेक्शन तो ये आ गया। अब यदि सिमिलर वे में मैं ऐसा करता कि भैया यहां से नीचे आकर, मतलब यहां से अल्फा एंगल नीचे आने पर यदि मैं एक यहां पर छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर करता, ये वही डी अल्फा का छोटा सा एक एंगल लेने के पश्चात, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो इधर में आता था डी। यस, अच्छा ये वाला एंगल अल्फा है, ये अल्फा है, तो बेटा ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। यस और नो? सो देखो इस वाले यहां पर जो छोटा सा एलिमेंट लिया इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है और इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रहा है। मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है उसकी डायरेक्शन अलग अलग मिल रही है। तो हम लोग इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, ये बात अब आप समझ चुके होंगे। अब तो हम लोग कर क्या सकते हैं कि भैया मैंने क्या किया, देखो इस डी वाले के कंपोनेंट निकालता हूं मैं यहां पर। तो इसके लिए जो कंपोनेंट्स निकाले जाएंगे, एक तो इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। ये वाला कंपोनेंट आएगा डीई कॉस अल्फा और ये वाला कंपोनेंट आएगा डीई साइन अल्फा। सही बात है, मतलब सही बात है। अच्छा सिमिलर वे में यदि मैं बात करूं इस वाले कंपोनेंट के लिए, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डीई कॉस अल्फा और ये वाला जो आएगा वो आएगा डीई साइन अल्फा। यस और नो? अब यहां पर देखिए यदि सिमेट्री से हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां पर एक बात हमारे दिमाग में क्लियर हो रही है, क्या कि डी साइन अल्फा और डी साइन अल्फा आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। मतलब क्या है कि इस ये जो सर्कुलर रिंग का एक सेक्शन है,
इस सर्कुलर रिंग का जो एक सेक्शन है उसके कारण सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में, मतलब यदि मैं ऐसे लिख दूं यहां पर एक्स और वाई एक्सिस बना दूं तो बेटा सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है, ऊपर वाई डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाला है। यस, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब यहां से जितनी भी सिमेट्री देखोगे तो हर जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यदि ये बात समझ में आ गई है तो बस अब यहां से हम लोग, यदि मैं बात करता हूं ई नेट की, तो ई नेट विल बी रिटन एज इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन तो लगाएंगे, और किसका इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा आपको करना है डी कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया डी कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन। अब यहां पर एक परेशानी है कि सर लिमिट कहां से कहां तक लगाएं, तो बेटा ये क्या हो रहा है ना, यहाँ पे कैंसलेशन हो रहा है, तो इसके कारण मेरे पास में दो ऑप्शन बन जाते हैं। कैसे कि यदि मैं डी कॉस थीटा, देखो ये डी कॉस अल्फा और डी कॉस अल्फा, मैंने क्या लिखा है, सही लिखा है, हाँ, तो इसको दो बार ऐड कर लेता हूं तो 2d cos अल्फा हो जाएगा, और मेरे पास में जो लिमिट आएगी वो 0 से लेकर के थीटा तक की आ जाएगी। अदरवाइज मुझे माइनस थीटा से प्लस थीटा तक की लिमिट लानी पड़ेगी। तो जो भी लिमिट लगना चाहे, मतलब आप ऐसे लिखते हो तो बेटा माइनस थीटा से लेकर के थीटा तक की लिमिट आएगी, या फिर ई नेट के लिए आप इसी को ऐसे कह सकते हो 2 टाइम्स 0 टू थीटा और डी कॉस अल्फा, इस प्रकार से लिमिट बना सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअली क्या है, ये मैथमेटिक्स के अंदर में इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट है, यहां से यही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, यहां से यही रिजल्ट आने वाला है। सो अभी आप उस पर इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है वो लोग समझ गए होंगे, जिनको नहीं समझ में आया तो वो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि एट द एंड मैंने आपको बताया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करना है, रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, लेकिन ये एक तरह से सवाल ही है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है सर जी, अब यहां पर जरा डी की वैल्यू को यदि मैं पुट कर देता हूं तो मेरे पास में जो ई नेट का जो रिजल्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है 2 टाइम 0 टू थीटा, डी की वैल्यू क्या लिखी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इनटू कॉस अल्फा। ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखिए आपका जो वेरिएबल है वो तो अल्फा है, क्यों, मैंने अल्फा पे जाके कंपोनेंट लिया था, तो यहां पर अल्फा के टर्मिनोलॉजीज में इन चीजों को लाना पड़ेगा। सो हाउ विल यू ब्रिंग आउट द थिंग्स इन द टर्म्स ऑफ अल्फा, दैट इज द वेरी मोस्ट एफिशिएंट क्वेश्चन। मैं कह सकता हूं कि भैया ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो मैंने बोला सही बात है। अब dq का मतलब क्या है? dq का मतलब है दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। dq का क्या मतलब है? दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इस छोटे से चार्ज को कैसे लेके आओगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनती है, देखो क्या, एक तो ये चार्ज q के हिसाब से यदि मैं बात करूं, या फिर मैं बोलता हूं कि इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा है, सो उस बेसिस पर मैं इसको आराम से लिख सकता हूं। कैसे, मैं बताता हूं। मैं कहूंगा कि ये जो dq आएगा, छोटा सा चार्ज, वो कितना आएगा, वो आएगा, देखो लैम्बडा इज द टोटल चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ दैट सेक्शन, और वो लेंथ ऑफ दैट सेक्शन विल बी आर डी अल्फा। कितनी आएगी, आर डी अल्फा। इसको बस यहां पर समझ जाइए, यदि इस चीज को आपने समझ लिया तो काम खत्म। क्यों ऐसे हुआ, क्यों हुआ ऐसे? तो बेटा ये देखिए, ये ऐसा वाला सेगमेंट है, ठीक है, याद आ रहा है, यदि ये s है, ये r है, ये थीटा है, तो s बराबर r इंटू थीटा। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को आप यहां पर लगाइए, तो बेटा ये जो dq है, dq के लिए क्या लिखोगे, लैम्बडा तो वो चार्ज के लिए आ गया, लेकिन इस वाले सेगमेंट की जो लेंथ आएगी वो आएगी r, और बेटा ये है डी अल्फा, तो r डी अल्फा। बात समझ में आ गई? इसी को मैंने यहां पर यूज कर लिया। इसको जैसे ही मैं यहां पर यूज करूंगा तो मेरे पास में क्या बनेगा, आई कैन से दैट ई नेट बराबर, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लीजिए, इसको अभी रहने दीजिए, इंटीग्रेशन में आएगा 0 से लेकर के थीटा तक की लिमिट, ओके, 1/r स्क्वायर एज इट इज है, dq की जगह मेरे पास में आएगा लैम्बडा इंटू r इंटू डी अल्फा, और सब कुछ हो गया क्या, लैम्बडा r डी अल्फा, और ये बच गया cos अल्फा। इसको मैंने यहां पर पुट कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर है, सब लोगों को समझ में आया? मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ dq की वैल्यू पुट करिए, लैम्बडा r डी अल्फा, ये cos अल्फा एज इट इज, ये नीचे का r स्क्वायर एज इट इज, और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसको एज इट इज। अब यहां पर एक r से एक r कट जाएगा, और जो कांस्टेंट चीज है लैम्बडा बाई r को बाहर निकाल दीजिए, तो आप कह सकते हैं कि ई नेट बराबर जो आ रहा है वो आ रहा है 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r यहां पर बाहर आ जाएगा, सही है, ओके, लैम्बडा भी बाहर आ जाएगा, बिल्कुल सही है, लिमिट आएगी 0 से लेकर के थीटा तक, और आपका cos अल्फा इंटू डी अल्फा, ये आपका इंटीग्रेशन करना
रहेगा। सो जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो बोलो क्या आंसर आएगा। कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा होगा, कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा होता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ साइन अल्फा होगा। तो ई नेट का आंसर जो आएगा वो आएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कई लोग सोच रहे होंगे सर 2 से 4 को काट क्यों नहीं रहे, तो उसका रीजन आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। तो मैंने कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन कर दिया तो ये आ जाएगा साइन अल्फा, लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर के थीटा तक। सो ओवरऑल आई कैन से दैट ई नेट बराबर 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन आर, और लिमिट पुट करने के बाद में आएगा साइन थीटा माइनस का साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो बेटा ई नेट का जो आंसर आ रहा है, देखो मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नेट को के लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा 2k लैम्बडा अपॉन आर साइन थीटा, 2k लैम्बडा अपॉन आर इंटू साइन थीटा विल बी द रिजल्ट। 2k लैम्बडा अपॉन आर इंटू साइन थीटा इज द रिजल्ट। ये अभी हमारे पास में रिजल्ट आ चुका है। अब सोचिए यहां पर हमारे पास में मान के चलो सेमी सर्कल होता, क्या होता, सेमी सर्कल होता या क्वार्टर सर्कल होता या 3/4 सर्कल होता, तो क्या मैं यहां पे वैल्यूज को पुट करके एडजस्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। अब देखो मैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर रहा हूं। मॉडिफाई क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं आपको कुछ चीजें बता सकूं। वो ये है कि ई नेट के रिजल्ट को कुछ ऐसे याद रखिए, 2k लैम्बडा अपॉन आर साइन 2 थीटा बाई थीटा, सॉरी 2 थीटा बाई 2, और इस प्रकार से याद रखिए। सर जी ऐसे क्यों करवा रहे, उसका रीजन मैं बताता हूं। देखो जब आपने इस रिंग को कंसीडर किया था तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा था और ये वाला एंगल भी थीटा था, तो पूरा एंगल 2 थीटा था। यस, अब मान के चलो आपके पास में बोला गया है ये सेमी सर्कुलर रिंग, क्या बोला गया है, सेमी सर्कुलर रिंग बोला गया है। तो इसका मतलब देखो ये वाला जो है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो बेटा 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई, 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई। तो ई नेट का जो आंसर आएगा वो आएगा 2k लैम्बडा अपॉन आर। देखो यही चीजें हैं जो काम में आती है, 2k लैम्बडा अपॉन आर। अब देखो रिजल्ट जिसको याद है उसको तो कोई परेशानी है ही नहीं। साइन, अब देखो 2 थीटा अपॉन 2, तो 2 थीटा की वैल्यू है पाई अपॉन 2। आंसर निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा 2k लैम्बडा अपॉन आर, दैट इज द रिजल्ट ऑफ ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑन दिस पॉइंट। अच्छा क्वार्टर सर्कल होता या कुछ भी होता तो क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बोलो फटाफट से। अब पूरी रिंग क्या बनती है, 2 पाई बन जाती है। पूरी रिंग के लिए यदि मैं बात करता हूं, देखिए फॉर कंप्लीट रिंग, तो आप बोलोगे 2 थीटा बराबर आ जाएगा 2 पाई। क्यों? यदि रिंग पूरी बन चुकी है मतलब ये पूरा एंगल घूम चुका है, मतलब 2 पाई हो जाएगा। तो उस केस में आप लिखोगे ई नेट बराबर 2k लैम्बडा अपॉन आर साइन और 2 पाई अपॉन पाई, अब सॉरी 2 पाई अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसल, साइन पाई का आंसर कितना, 0। तो बेटा ई नेट का आंसर आ गया यहां पर 0। लो भाई एक और सवाल हो गया, यदि मैं क्वार्टर सर्कल दे दूं तो भी आप कर सकते हैं। मतलब कोई भी तरह का यदि मैं सवाल यहां पर आपको पूछता हूं तो क्या आप इसे कर सकते हो या नहीं कर सकते। बहुत ही इजीली, बहुत ही इजी वे में आप इन चीजों को कर सकते हो। मैं ऐसी आप लोगों से उम्मीद रख रहा हूं। रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? कई लोग तो बोल रहे होंगे सर हमसे ऐसी उम्मीद मत रखिए कहीं आप फंस नहीं जाओ। मैं बोला बेटा कैसे फंस जाओगे? तो सर आपने करवा तो दिया लेकिन रिजल्ट जो है वो हम लोग कैसे याद करेंगे, हमारी तो परेशानी है, हम तो याद ही नहीं रख पाते हैं बहुत सारी चीजों को। तो मैं बोलूंगा बेटा डरना कुछ नहीं है, डरिए मत, आप आराम से कर पाओगे। बस अपने आप में विश्वास बनाए रखिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, सो ये एक रिजल्ट है बेटा जो आपको याद रखना है। अगली जो हेडिंग है वो है बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। अब देखो, अब हम लोग अपनी अगली हेडिंग की तरफ जब मूव ऑन कर रहे हैं तो ये हेडिंग मूव ऑन कर रही है रिगार्डिंग व्हाट, डिस्क के रिगार्डिंग हम लोग यहां पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब डिस्क के सवालों में क्या होता है, किस प्रकार के सवाल बनते हैं, जरा हम लोग बात करते हैं।
डिस्क के केस में हम लोग क्या करते हैं, लेट से हमारे पास में एक डिस्क है, देखो डिस्क तो बनेगी तो ऐसे ही, लेकिन क्या है, डिस्क बना रहा हूं तो मैंने इसे ऐसे जरा सा भर दिया है, ठीक है, डिस्क को मैंने ऐसे थोड़ा सा भर दिया है। अब इस डिस्क की कुछ तो भी रेडियस होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर जी। कितनी मानना चाहते हो, जो आपको उचित लगे वो आप मान लीजिए। लेट से मैंने मान लिया इसकी रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। इस डिस्क से एक्स दूरी पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं और यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को बोला गया है। क्या बोला गया है, इस एक्स दूरी पर जाकर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को बोला गया है। अब यहां पर देखो सवाल में देने के तरीके कितने हो सकते हैं, तरीके ऐसे हो सकते हैं कि भैया बोल दिया जाए टोटल चार्ज दिया है, या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, वो कुछ भी देने दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट से मैंने मान लिया कि भैया जी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब हो सकता है वो सरफेस वर्ड यूज करे या हो सकता है कि सरफेस वर्ड को यूज ना करे, सो डरने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया ये सिग्मा दी हुई है। मतलब यदि टोटल चार्ज Q होता, यदि टोटल चार्ज Q होता तो बेटा आपका सिग्मा आता Q अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। अब यहां पर बस एक ही परेशानी है, वो ये है कि ये शीट जो है कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है। तो हम लोग यहां पर मान के चल रहे हैं, देखो ध्यान सुनना, जो मैं चीजों को बोल रहा हूं उनको आपको नोट डाउन करना है यदि आप चाहते हैं, और यदि आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ डेटा विल बी इज अवेलेबल इन नोट्स ऑल्सो, बुकलेट्स में सब कुछ सेम अवेलेबल है, बस हो सकता है कि मैं थोड़े से वेरिएबल अलग अलग ले लूं कई बार, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो अब हम लोग यहां पर क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि भैया ये जो है ये है आपकी नॉन कंडक्टिंग शीट ले ली मैंने, नॉन कंडक्टिंग डिस्क ले ली है, और इसके एक ही साइड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम लोग ये कहानी कर रहे हैं। मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा, इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। ये सिग्मा का खेल जो है आगे चल के कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में बहुत कंफ्यूज करता है, तो हम लोग जब गॉस लॉ में बात कर रहे होंगे तब वहां पर शायद से आएगा, या हो सकता है मैं उससे पहले भी कवर करवा दूं, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्टिंग में कहां कवर करवाऊंगा, बट यस आई विल कंप्लीट इट, आई विल टेक दिस टॉपिक ऑल्सो। शायद मुझे लगता है इसी के बाद में ही करवा लेता हूं, ताकि क्या है ना परेशानी नहीं रहे, मतलब बच्चों को लगे नहीं कि हाँ यार ये हुआ नहीं करके, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ विल आई स्टार्ट। तो सबसे पहले मुझे मेरी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। यदि मैं इसको पॉइंट चार्ज मानूं तो भैया मैं पॉइंट चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना जानता हूं, डू आई नो और डोंट नो, क्या मैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लेकिन क्या पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने से कोई फायदा होगा, बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं कि भैया डिस्क जो होती है वो एक कॉन्सेंट्रिक रिंग से बनी होती है, बात समझ में आ रही है। जैसे मेरे पास में तो मेरी परमानेंट डिस्क यही है, कैमरे का ढक्कन, डिस्क में भी यही काम करती है, रिंग में भी यही काम करती है। यदि हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, एक काम करता हूं, जैसे ये आपका सेंटर हो गया, तो इसके चारों तरफ ऐसे रिंग 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 बनाते चले जाओ, रिंग 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 बनाते चले जाओ, रिंग 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 बनाते चले जाओ। बताइए क्या ये एक डिस्क को बना रहा है, क्या ऐसे ये पूरी डिस्क बनते जा रही है, यस और नो। आपको दिखने में थोड़ा सा लग रहा होगा सर बीच में गैप है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, क्या ये सारी जो रिंग्स हैं क्या ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं, बिल्कुल ये हैं, और इनका जो सेंटर है क्या वो इस डिस्क का सेंटर ही है, बिल्कुल वही चीज है। तो इसी चीज को हम लोगों ने यहां पर कंसीडर किया है, और मैंने बोला है कि भैया आपका ये मैंने आर डिस्टेंस पर जाकर, सेंटर से कितना आर डिस्टेंस पर जाकर, और एक dr मोटाई की रिंग ले ली है। मैंने क्या कर दिया, dr मोटाई की क्या ले ली, एक रिंग ले ली। अब इस रिंग के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं, ध्यान सुनना मैंने क्या बोला है कि एट r पर जाकर आई हैव कंसीडर अ रिंग एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ विड्थ dr, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रेडियस ऑफ रिंग जो निकल के आ रही है वो स्मॉल r निकल के आ रही है। तो क्या मैं इस स्मॉल r की डिस्क के कारण, सॉरी स्मॉल r की रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो आपने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। तो भैया स्मॉल रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा dE, और
उसका जो आंसर आता है वो आता है के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। ये x दूरी हो गई। ये इस प्रकार से बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों की, नहीं आ रही है? बोलो। अब कई लोग बोलेंगे सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया और थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लगा कि थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा है। एक बात बताओ, क्या रिंग के कारण मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सिखाया है या नहीं सिखाया? मैं बोला सर रिंग के कारण तो सीख गए। अच्छा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है क्या उसके बारे में आप सब चीजें जानते हो? तो मैं बोला सर बिल्कुल सब चीजें जानते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो? बताओ फटाफट से। आई डोंट थिंक सो देयर इज समथिंग, कोई ऐसी चीज होगी यहां पर जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। है कोई चीज? नथिंग, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। लेकिन हां, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हो ना हो, इस रिंग के कारण जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो वो ऐसे नहीं बना सकता। मतलब देखो, ये मत बना देना। ये कब बनाया था यदि आपको याद हो, रिंग ली थी तो उसका एलिमेंट था, तब मैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा था। इस बात को देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। यदि ये छोटी छोटी चीजें आपको याद नहीं है तो बेटा जरूर आपसे गलती हो सकती है। इसी गलती से आपको बचना है, क्योंकि देखो होता क्या है कि हम लोग यहाँ आर ले लेते हैं, यहाँ एक्स ले लेते हैं, ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ये हम लोग जानते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा जाते हैं। वही नहीं करना है बस। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको मालूम है हम लोग सॉल्व करके आए हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा आता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ऐसा, ठीक है? तो ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर परेशानी जो है वो है इस DQ को लेकर के। DQ का मतलब क्या है? स्मॉल एलिमेंटल चार्ज। देखो ये रिंग बहुत पतली है। कई लोग सोचेंगे सर रिंग के लिए निकालने के लिए ही तो हम लोगों ने एक एलिमेंटल चार्ज लिया था, अब आपने इस रिंग को ही एलिमेंटल पूरा चार्ज मान लिया। यस, देखो जब रिंग सॉल्व कर रहे हैं सो डिस्क कैन बी कंसीडर्ड एज अ मेड अप ऑफ स्मॉल रिंग्स और सो मैनी रिंग्स विच आर कॉन्सेंट्रिक इन नेचर। तो इस DQ को बस यहां पर लेना है। DQ का मतलब क्या है? DQ का मतलब है स्मॉल एलिमेंटल चार्ज, स्मॉल एलिमेंटल चार्ज ऑन रिंग। तो मैं बोलो इसको कैसे लिखूंगा? तो इस रिंग पर यदि मुझे चार्ज लिखना है तो मुझे तो सोचना पड़ेगा। मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी तो मालूम है, लेकिन तो रिंग है, रिंग में तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू टैकल दिस इश्यू, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं कि बेटा इस रिंग को तोड़ते हैं, और इस रिंग को तोड़ के यदि मैं लंबा कर लेता हूं, सोचिए इस रिंग को तोड़ के यदि लंबा कर लेता हूं तो क्या इस पर चार्ज लिख सकता हूं? सर समझ में नहीं आया। तो भैया देखो क्या है ना, ये रिंग जब टूटी है तो इसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 2πr, और इसकी जो मोटाई आएगी वो मोटाई है dr। तो बेटा ये एक तरह से ऐसी शीट जैसा बन गया। तो इसका एरिया देखिए, इसका एरिया जो है वो छोटा सा एरिया, आई कैन राइट 2πr dr, यस और नो। तो सर इसका फायदा क्या हुआ? तो मैं फायदा समझाता हूं कि भैया देखो आपको चार्ज दिया हुआ है DQ, तो वो DQ कैन बी रिटन है सिग्मा इंटू DA। अब जरा देखिए DQ को आई कैन राइट सिग्मा इंटू DA का मतलब 2πr dr। सर जी क्या इससे कोई फायदा हो रहा है? तो देखो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो तो तब पता लगेगा जब आप इस फॉर्मूले के अंदर में पुट करोगे। तो आपने लिख दिया DE बराबर K इंटू एक्स इंटू DQ की जगह आएगा सिग्मा 2πr dr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी है? सिग्मा 2πr dr के एक्स, के की जगह चाहे तो आप 1/4πε0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सिग्मा 2πr dr आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2, दैट इज द फंडा। अब इसके आगे बस हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। अब यहां पर कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है और कैसे करेंगे? और एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, वो ये है कि सर जब आप ई नेट लिखा करते थे तो आप इंटीग्रेशन डी लिखा करते थे, तो क्या यहां पर सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना है? भाई क्वेश्चन वैलिड है या इनवैलिड है? तो आप बोलोगे क्वेश्चन तो वैलिड है। अब यहां पर देखिए हो क्या रहा है, जरा इन्हीं चीजों को समझ ले, एक बार कोशिश करिए। यदि ये चीजें समझ में आ गई तो उसके बाद इसमें कोई परेशानी नहीं है। यदि आप यहां पर ये छोटी सी रिंग लेते तो क्या उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता? बिल्कुल सही है। यदि आप इससे थोड़ी सी बड़ी लेते तो भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता? जो आपने ले रखी है क्या उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। और यदि पूरी को बड़े वाले पे लास्ट में जाके यदि कंसीडर करो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा।
तो सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, इसके कारण मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूं। और जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो लिमिट लगाओ, सोचो कहां से लगेगी। तो बेटा यहां पर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को जरा देखो, ये स्मॉल आर आपका वेरिएबल है, तो बेटा ये 0 से लेकर के पूरा कैपिटल आर तक वेरी करेगा। तो भैया यहां पर आप देखिए क्या हमारे वेरिएबल में ऐसी कोई चीज है, आर वेरिएबल दिख रहा है, यस दिख रहा है। तो भैया मैं सीधा 0 से लेकर के आर तक का इंटीग्रेशन कर देता हूं, कहानी शॉर्ट। तो बस पुट द वैल्यू, तो आप लिखोगे ई नेट बराबर के एक्स सिग्मा 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2 डी आर, इंटीग्रेशन और लिमिट लगा दी आपने 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, यस। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, जब भी मैंने देखो आपको पहले बताया, जब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसी टर्मिनोलॉजी आती हैं तो आप हमेशा क्या करेंगे, लेट से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर ले लीजिए, एंड नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। तो ये आएगा 2r dr प्लस 2x dx बराबर 2t dt। क्या मैंने सही लिखा है? अब कई लोग बोलेंगे सर यहां पर गलती है, बताओ क्या गलती मिल गई है आप लोगों को? कितने लोगों को तो गलती मिली नहीं होगी अभी तक, की गलती क्या है? कई लोग सोच रहे होंगे नहीं सब तो सही चल रहा है। तो बेटा ध्यान से देखो, ये x क्या है, x इज अ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डिस्क। तो बेटा इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा ना, क्यों भैया? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये टर्मिनोलॉजी नहीं आएगी। ओ ये मिस्टेक थी, हाँ। तो आपके पास में ये टर्मिनोलॉजी नहीं आएगी, मतलब आपके पास में आंसर आना चाहिए था 2r dr बराबर का 2t dt, मतलब r dr बराबर का t dt, यस और नो। चलो सर जी ये एक प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई। अब एक और प्रॉब्लम यहां पर है, सिस्टम चालू है, वो ये है लिमिट का। सर जी कैसे? तो बेटा देखो ये जो लिमिट लग रही है वो आर के टर्मिनोलॉजीज में लिख रही हैं, और मैंने आर डी आर को टी डी टी लिख दिया यहां पर, मतलब पूरा इंटीग्रेशन को मैंने किस में लेके आ गया, टी के फॉर्मेट में। तो लिमिट भी टी के हिसाब से चाहिए। तो आप सोचिए जब यदि आर बराबर 0 है तो बेटा टी बराबर कितना आएगा, एक्स। सर हमें नहीं पता लगा कैसे आया, तो आर की जगह 0 रखिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो टी बराबर एक्स। और जब आपका स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा, देखो अपर लिमिट पे पहुंच गया, तो बेटा टी स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो टी बराबर आएगा आपके पास में अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही खेल है, हो गया काम। नाउ पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन में, तो बेटा ई नेट बराबर आएगा इंटीग्रेशन एक्स से लेकर के अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो मुझे यहां से एक एक बार में चेंज करना है, तो बेटा एक बार ध्यान रखना कहीं मैं कोई गलती ना कर बैठू। के एक्स सिग्मा 2 पाई, के एक्स सिग्मा 2 पाई, के एक्स सिग्मा 2 पाई, और आर डी आर की जगह टी डी टी हो गया, और नीचे देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आपने टी स्क्वायर लिखा, पावर 3/2 लगा दी। मैं उम्मीद करता हूं मैंने सारी टर्मिनोलॉजीज को प्रॉपर लिख लिया है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, पावर 3/2 सही है। लिमिट एक्स से लेके दिस के एक्स सिग्मा 2 पाई आर डी आर, ओके। सो अब आप इसे चाहें तो सॉल्व करिए, तो क्या होगा? सबसे पहला तो होगा 2 से ये 2 कटेगा, और आपका ई नेट का जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स से लेकर के अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के एक्स सिग्मा 2 पाई टी डी टी अपॉन ये बचेगा टी क्यू। नाउ यहां पर एक टी से एक टी कटेगा तो ये बच जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट चीजों को बाहर निकाल लीजिए, तो ई नेट बराबर आएगा के एक्स सिग्मा 2 पाई, सब बाहर, इंटीग्रेशन में लिमिट एक्स से लेकर के अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बच जाएगा बेटा 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब आपको करना है इसका इंटीग्रेशन। यदि आपने प्रॉपरली इंटीग्रेशन कर दिया तो काम बन जाएगा, और यदि प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं कर पाए तो डेफिनेटली रायता फैलने वाला है। तो कैसे करेंगे? तो बेटा इसको मान लीजिए टी की पावर -2, तो आपने माना टी की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, सही है। मतलब क्या आएगा? टी की पावर -1 अपॉन -1, मतलब आएगा माइनस का 1/t, दैट इज द इंटीग्रेशन।
सो ये मैंने यहां पर रफ में इंटीग्रेशन करके लिख लिया है, तो इसको मैं सीधा यहां पर यूज कर सकता हूं अभी। वो आएगा ई नेट बराबर के एक्स सिग्मा 2 पाई बराबर, और ये आएगा 1/t, लिमिट आएगी x से लेकर के √r² प्लस x स्क्वायर तक। बोलो समझ में आया गया यहां तक? कई लोग बोल रहे हैं सर समझ में तो आ गया यहां तक। हालांकि देखो इसका रिजल्ट ही याद रखना होता है, लेकिन हम लोगों को ये करवाना ही करवाना है। यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो सकती है। तो r² प्लस x² बेटा माइनस रह गया, तो ये माइनस है, ये माइनस है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/x होएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, तो ई नेट बराबर आएगा के एक्स सिग्मा 2 पाई, और ये आएगा बेटा 1/x माइनस 1/√r² प्लस x²। ठीक है, यहां तक हो गया। अगले स्टेप में क्या कीजिए, देखो इस x को अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर जी इसका कोई फायदा? यस होगा, रिजल्ट थोड़ा सा आसान लगने लगेगा। तो ये बन जाएगा के सिग्मा 2 पाई, x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन √r² प्लस x²। दिस इज द रिजल्ट ऑफ ई नेट। क्या रिजल्ट आया? के सिग्मा 2 पाई 1 माइनस एक्स अपॉन √r² प्लस x²। काफी डेंजर रिजल्ट यहां पर आ गया है। अब हम लोगों को थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करना है। एक बार फिर से इस फॉर्मूले को लिख दीजिए, ई नेट बराबर, देखो मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखवाता हूं ताकि आपको याद हो जाए, के सिग्मा 2 पाई 1 माइनस एक्स अपॉन √r² प्लस x²। सही है, ओके। नाउ व्हाट कैन आई डू, मैं एक काम कर लेता हूं, देखो k की जगह रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो देखो ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन √r² प्लस x²। लिख दिया। सर जी इसका फायदा, तो देखिए पाई से पाई कटेगा और कुछ नहीं कट रहा, हाँ 2 से इसको काट लो 2 बार, तो आपके पास में रिजल्ट आते हुए नजर आ रहा है, ई नेट बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन √r² प्लस x²। दिस इज द फाइनल रिजल्ट बेटा, जो आप लोगों को याद रखना है, जो आप लोगों को याद रखना ही रखना है। अब इसके अंदर में क्या होता है, देखो ये वाला रिजल्ट आप लोगों को वहां पर क्या बोलते हैं, जब आप बुकलेट उठा के देखोगे तो आप लोगों को ये रिजल्ट तो देखने को मिल जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस का x अपॉन, हो सकता है मैंने यहां पर √a² प्लस x² लिखा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने भी r² प्लस x² लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेन चीज ये है कि बेटा आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। सर जी कोशिश करेंगे कि रिजल्ट याद हो जाए, कोशिश करने में कहां बुराई है, कोशिश तो करके देखेंगे, एक आध बार हो गया तो याद हो गया, नहीं हुआ तो फिर तो क्या है, फिर तो हम आपके नाम का बिल फाड़ने वाले हैं कि सर याद ही नहीं हुआ। यस, तो ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये है कि भैया जी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग फिनिट शीट। नॉन कंडक्टिंग फिनिट शीट, ये बात समझ में आ रही है? नॉन कंडक्टिंग फिनिट शीट के कारण ये रिजल्ट हम लोगों ने लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? बोलो सही बात है। मान के चलो हमारे पास में शीट कंडक्टिंग हो जाए, तब क्या होगा? तो बेटा उस केस में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2 साइड में हो जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दैट चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 साइड्स, ऑन 2 साइड्स, और उसकी कैलकुलेशंस को हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मौला चलो ठीक है सर जी, उसको समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले मैं यहां पर कुछ स्पेशल केसेस बता देता हूं, उस स्पेशल केस को ही आगे बढ़ाते हैं। मतलब कैसे होता है कि भैया पहला केस होता है कि इफ point is situated very near to disk, very near to disk। इसका मतलब क्या है कि भैया जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डिस्क के बहुत ही पास में है,
इसका मतलब ये है कि x इज वेरी वेरी लेस देन r। x क्या है, r से बहुत छोटा है, या हम लोग कह सकते हैं कि बेटा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x। r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, या फिर हम लोग और कह सकते हैं x टेंड्स टू 0, जो दूरी है वो 0 की तरफ टेंड कर रही है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर जी इस रिजल्ट के अंदर में x की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो बेटा ये पूरा खेल क्या आ जाएगा कि E का आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इस पर डायरेक्टली सवाल बन सकता है, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। इस रिजल्ट को ऐसे भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। इस रिजल्ट को ऐसे भी बोला जाता है। ये जो मैंने रिजल्ट निकाला ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसके कारण निकाला, डिस्क के लिए ही निकाला है, लेकिन कब, जब आपका पॉइंट जो है वो डिस्क के बहुत ही पास में है। जब आपका पॉइंट डिस्क के बहुत ही पास में है तो ये सिचुएशन बन जाती है। तो हम लोग E का वैल्यू आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। बेसिकली क्या हो रहा है कि भैया देखो ये डिस्क है आपकी, ठीक है, ये क्या है, यहां पर आपकी डिस्क है। अब ये डिस्क के पास में देखो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही पास में आ गया है। अब ये बहुत ही पास में आ गया तो इस पॉइंट के लिए बेटा ये जो है ना, ये ऐसे है ना, ये काफी इनफाइनाइट जैसा बिहेव करने लगता है। कौन, डिस्क जो है वो इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करने लग जाती है, और आपका जो रिजल्ट आ जाता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट। लेकिन यदि आपके पास में कंडक्टिंग शीट हो जाए तो मतलब क्या है कि दूसरा पॉइंट जो मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि इफ डिस्क इज कंडक्टिंग इन नेचर, डिस्क इज कंडक्टिंग इन नेचर, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में होगा ये बेटा कि आपकी जो डिस्क है उसमें जो है चार्ज जो है वो इस साइड में भी और इस साइड में भी। मतलब मैं आपको ढक्कन किधर गया मेरा, कहां गया, हाँ ये रहा, ये जो ढक्कन है, मान के अब तो ये प्लास्टिक का ढक्कन है, ठीक है। अब ये प्लास्टिक का ढक्कन है तो मैंने जो चार्ज दिया था वो इसी साइड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्योंकि कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग, मतलब जहां आपने चार्ज रख दिया वो वहीं पे रहेगा, फैलेगा नहीं, चलेगा नहीं, मतलब सही बात है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला, और उसका आंसर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यही पॉइंट बहुत नियर आ जाता है तो आप लिख देते हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्टली कहानी खत्म। लेकिन यदि ये कंडक्टिंग होती, कैसी होती, कंडक्टिंग, तो आप जो भी चार्ज दोगे दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड। मतलब ऐसे यहां से ऐसे चार्ज छोड़ दिया तो चार्ज बेसिकली क्या होता है, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना तो सिस्टम चाहता है टू हैव द मिनिमम पोटेंशियल, टू हैव द मिनिमम पोटेंशियल और से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। वो चाहता है कि उसकी एनर्जी मिनिमम बनी रहे, तो उसके लिए क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर में। और जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो चार्ज सब तरफ क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो बेटा इसी पॉइंट पर हम लोग इस वाली लेयर के कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे होंगे, और इसकी जो पीछे वाली लेयर है उसका भी एक चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगा। दोनों के कारण आएगा, किनके कारण आएगा, दोनों के कारण आएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं यहां पर एक पॉइंट कि भैया यदि डिस्क जो है आपकी कंडक्टिंग हो जाए इन नेचर, डिस्क यदि आपकी कंडक्टिंग नेचर की हो जाए, देन देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ साइड्स ऑफ डिस्क, बोथ साइड्स ऑफ डिस्क। तो उस केस में जो ई नेट बनेगा आपका वो बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई जो है आपका कंडक्टिंग के केस में आंसर आ जाएगा आधा और आधा एक, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी रिजल्ट काम का रिजल्ट है, सीधे सीधे इन पर सवाल पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, अपने आप को बिल्कुल बड़ा 30 मार्क का नहीं समझना है। और
ऐसा नहीं करना है कि भैया कि सर ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, वगैरह वगैरह, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का यहां तक का फंडा क्लियर हुआ? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या ये फंडा आपके पास में क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? मैं फिर से लिख देता हूं एक बार, समझिए। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि यदि आपके पास में नॉन कंडक्टिंग शीट है, क्या है? नॉन कंडक्टिंग शीट। अब मैं ऐसे शीट बना लेता हूं, मैंने क्या कर दिया, शीट बना दिया। डिस्क थी ना हमारी, यदि पॉइंट बहुत पास में हो गया तो वो शीट बन जाएगी। तो मैंने बोला ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, तो इसके एक ही साइड में यदि चार्ज है और यहां पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यदि मेरे पास में मान के चलो कंडक्टिंग शीट है, तो बेटा इसके केस में आप बोलोगे कि भैया यहां से, कहां गया, यहां से बहुत ही पास में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन देखो इन दोनों में ना फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। लेट्स से कि मैंने क्या किया, मैंने माना लेट्स से चार्ज Q इज गिवन टू बोथ, चार्ज Q इज गिवन टू बोथ, दोनों को मैंने चार्ज Q दिया है। कितना चार्ज दिया है? Q यदि मैं चार्ज देता हूं तो आपकी जो एक तो है आपके पास में नॉन कंडक्टिंग प्लेट और एक है आपके पास में कंडक्टिंग प्लेट या शीट, जो भी बोलना चाहो। मैंने पहले नॉन कंडक्टिंग रखी है और यहां पर कंडक्टिंग रखी है। तो उस केस में जो आपने चार्ज Q दिया था, ध्यान से सुनते चलो, देखो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन में मत जाओ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए। नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग, तो नॉन कंडक्टिंग के केस में जो चार्ज Q है वो पूरा ऐसे अंदर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक ही लेयर बन गई। लेकिन जब कंडक्टिंग होगी तो बेटा यहां पर एक लेयर ऐसे बन जाएगी और एक लेयर बेटा इस साइड में चली जाएगी, मतलब ऐसे दो लेयर्स बन जाएंगी। यहां पर क्या हो जाएंगी? दो लेयर बन जाएंगी। और यदि दो लेयर बन जाएंगी तो बेटा दो लेयर में दो लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और एक लेयर मतलब नॉन कंडक्टिंग वाली में सिर्फ और सिर्फ एक ही उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। यही बस यहां पर क्या है, फंडा है, जिसे आप लोगों को समझना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोला सर समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा एक और परेशानी है जिसको आप थोड़ा सा और यदि कुछ इलेबोरेट कर पाए हमारे लिए, सो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। तो मैंने बोला ठीक है, देखो एक सिंपल सा फंडा बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो है, लेकिन क्या होता है कंडक्टिंग में सिग्मा दिया है कि नॉन कंडक्टिंग में सिग्मा दिया है, इसको देखना जरूरी है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि यदि मेरे पास में कंडक्टिंग वाली है तो मैं ऐसे लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टिंग शीट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ कंडक्टिंग शीट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपॉन क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां पर जो सिग्मा कंडक्टिंग है उसको थोड़ा सा मैं बदल देता हूं, तो ये जो सिग्मा ऑफ कंडक्टिंग शीट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा टोटल चार्ज अपॉन दोनों साइड का एरिया। ओ मतलब लास्ट में आंसर वही हो गया। और ये वाली जो साइड है E ऑफ नॉन कंडक्टिंग बराबर सिग्मा ऑफ नॉन कंडक्टिंग अपॉन ये क्या था? 2 एप्सिलॉन नॉट था। कितना था? 2 एप्सिलॉन नॉट था। लेकिन इस बात को यहां पर ध्यान रखिए कि जो यहां पर सिग्मा ऑफ नॉन कंडक्टिंग आ रहा है, ये जो सिग्मा ऑफ नॉन कंडक्टिंग आ रहा है, सिग्मा ऑफ नॉन कंडक्टिंग जो आएगा वो आएगा Q अपॉन A। मतलब दोनों ही केस में आंसर सेम ही हो गया। एट द एंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई है वो E बराबर, यदि सिग्मा के टर्मिनोलॉजीज में दे रखी है तो आंसर तो सेम पे ही पहुंच गए। मतलब कैसे सर आंसर सेम में पहुंच गए? सोचिए, सिग्मा कंडक्टिंग को यदि मैं Q अपॉन 2A लिख दूं, ये आगे चल के आपको कैपेसिटर में अच्छे से समझ में आएगा, अभी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो E कंडक्टिंग का जो आंसर आया, सिग्मा कंडक्टिंग है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A बन गया क्या? यस। और अब देखो A जो है ना, दैट इज द एरिया ऑफ वन साइड ओनली। A इज द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द प्लेट ओनली। और यहां पे भी मैं रख देता हूं तो E ऑफ नॉन कंडक्टिंग जो आएगा वो आएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A ओनली। दैट इज फर्क को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर आपके आधे लोगों के तोते उड़ गए होंगे, प्राण पखेरु गए यहां पे।
बहुत कुछ चीजें ऐसे लग सकती हैं कि सर मैं इसको याद रख लूं तो कोई परेशानी नहीं बेटा, यहां पे आप याद रख सकते हैं। और यदि मैं कॉन्सेप्ट चली जाऊं तो भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन कैपेसिटर में ये कॉन्सेप्ट जब फिर से आएगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी इतना ध्यान रखिए, मैंने क्या किया है, मैंने क्या बोला, लेट अस से चार्ज क्यू इज गिवन टू बोथ नॉन कंडक्टिंग शीट और कंडक्टिंग शीट। हमने क्या माना है, यहां पर एक पॉइंट और लिख देता हूं मैं, वो ये है कि भैया एंड एरिया ऑफ वन साइड इज ए, ये और लिख देता हूं ताकि और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। मतलब क्या है, मेरे पास में देखो ये ढक्कन मैंने जेब में और रख लिया इतनी देर में, तो ये जो एक साइड दिख रही है ना, दो साइड है ना, एक इधर से है, मतलब ये देखो एक इधर की साइड और एक इधर की साइड, दो साइड है कि नहीं, वो सही बात है। तो हमने क्या मान लिया है, हमने मान लिया कि टोटल चार्ज तो क्यों ही दे रहा हूं मैं, उसमें कोई कोताही नहीं बरत रहा, और एक जो साइड मुझे दिखती है हमेशा उसका एरिया मैंने ए मान लिया। अब देखो ये नॉन कंडक्टिंग हो गई और ये कंडक्टिंग हो गई, मैंने इसको भी क्यू चार्ज दिया, इसको भी क्यू चार्ज दिया। अब इसका भी एक साइड का एरिया ए है और चार्ज क्यू है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कंडक्टिंग प्लेट पे जब मैंने चार्ज क्यू दिया तो इधर का एरिया ए और इधर का एरिया ए, तो टोटल एरिया बेटा 2a हो गया। तो सिग्मा जो है चार्ज डेंसिटी वो q अपॉन 2a बन जाती है, जबकि सिग्मा नॉन कंडक्टिंग के केस में q अपॉन a ही बन जाती है। क्यों ऐसा हुआ, कंडक्टिंग के केस में आपका चार्ज चल सकता है, नॉन कंडक्टिंग में बेटा जहां आपने चार्ज को बिठा दिया वो चुपचाप वहीं बैठ गया, इसमें चल पाया तो एरिया डबल हो गया। दोनों साइड का कंसीडर करना पड़ेगा। अब कई लोग बोल रहे होंगे महानुभाव कि सर ये ऊपर का तो आपने माना ही नहीं, बेटा शीट मानिए मतलब वो बहुत पतली है, तो ऊपर से कोई थिकनेस है ही नहीं उसकी, नहीं तो फिर तो वो वॉल्यूम बन जाएगा, वॉल्यूम तो हमें लेना ही नहीं है, हमें सिर्फ एरिया पे फोकस करना है। और ई कंडक्टिंग का जो फॉर्मूला सिग्मा कंडक्टिंग अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और ई नॉन कंडक्टिंग का फॉर्मूला सिग्मा नॉन कंडक्टिंग अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन फाइनली देखिए एट द एंड आपके पास में जो रिजल्ट आ रहा है ना, यदि मैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा देखूं तो रिजल्ट देखो q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए ही आ रहा है, मतलब टोटल चार्ज अपॉन एक साइड का एरिया और सिग्मा नॉट, और 2 तो है ही है वहां पर, सिग्मा और एरिया तो है ही है वहां पर। क्या ये बात समझ में आ रही है, यस और नो, सोचिए। अब इस पर हम लोग रिलेटेड सवाल बनवा सकता हूं, हालांकि आगे चल के कैपेसिटर में ऐसे सवाल बनते हैं, लेकिन हम लोग मान के चलो एक ऐसे सवालों की कोशिश करें, ऐसे सवाल बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं बन सकते। टाइम कितना हो गया, अच्छा हाँ अभी तो 10 मिनट हैं, तो अब मैं ये कॉन्सेप्ट यहां पर काफी डिटेल में बता दिया। अब मान के चलो आपको सवाल बना दिया जाए, कैसे सवाल बना दिया जाए, हमारे पास में मान के चलो दो पतली शीट है, क्या है, दो पतली शीट हैं, दो पतली क्या है, शीट हैं, और जिनके ठीक है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा ए और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बी। यहां पर एक पॉइंट मान लीजिए, यहां पर दूसरा पॉइंट मान लीजिए, और यहां पर तीसरा पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, तीन पॉइंट मान लिए मैंने। अब मैं तीन जगह पर, तीनों पॉइंट पर यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की कोशिश करूं तो बताओ कितना आंसर आएगा, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इसको समझिए। अब यदि मैं इसका फेसिंग इधर करके रखा हूं तो इसका मतलब यह है कि इस पे जो चार्ज गया होगा इस साइड में होगा, इस पे जो भी चार्ज है वो इस साइड में होगा, तो इसके लिए इधर मैं यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं तो ये अपने आप नेगेटिव जैसा बिहेव करेगा क्योंकि उल्टा साइड में जा रहा हूं, और इस साइड में वो पॉजिटिव जैसा बिहेव करेगा। तो भैया इसी पॉइंट को बस यहां पर ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। तो इस जगह पर यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं तो इसे मैं नाम देता हूं E1, तो ये आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सिग्मा ए और बी के लिए, दोनों के लिए यदि मैं बात करता हूं यहां पर तो किस प्रकार से हो जाएगा, सोचिए, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, लेकिन दोनों माइनस में आ जाएंगे। दोनों कैसे आ जाएंगे, माइनस में, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई। पॉइंट बी पर आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा, या फिर पॉइंट मान लो पॉइंट 3 पे निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3, तो यहां पर क्या आएगा भैया, फटाफट से देखिए, मैंने थोड़ा सवाल ही गलत कर लिया, एक सेकेंड बेटा, ये सवाल ऐसे नहीं होगा, रुको, ये आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा तब होगा, नहीं तो इसमें क्या ना थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करना पड़ेगा तब आपको क्या बोलते हैं अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं मॉडिफाई करूंगा और फिर मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, कैपेसिटर के टाइम पे होगा तभी आपको। देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में और सोचना है, वो मैं बताता हूँ क्या है। जैसे आपको जब कैपेसिटर पढ़ाया जाएगा तो देखो ऐसे होगा कैपेसिटर, ठीक है, ऐसे दो प्लेट्स होती हैं, इसमें क्या होता है जब यहां पर आप चार्ज क्यू दे देते हो तो ये पूरा चार्ज जो है वो ये साइड में आ जाएगा, ठीक है, और इसके कारण यहां पर माइनस चार्ज और इंड्यूस हो जाएगा। तो ये अभी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया नहीं है कैपेसिटर का,
तो आपसे उन सवालों में थोड़ी सी परेशानी होगी, तो अभी उसको रहने दीजिए, क्योंकि मैं पता लगा एक सवाल करवाने के चक्कर में मेरे को और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें जाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, अलग साइड में घूमना पड़ेगा, तो उसको अभी रहने दीजिए। क्योंकि मेरे को लगा ऐसा कि मैं ऐसा करता हूं ऐसा करता हूं, लेकिन बाद में पता लगा अरे मैंने कैपेसिटर थोड़ी पढ़ा है, अभी तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो, कैपेसिटर को तो हम लोग पूरी तरह से अलग ही पढ़ने वाले हैं। सो आज के जो लेक्चर में जो बेसिक चीजें सीखी हैं उसको एक बार जरा रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम तो वैसे भी हो चुका है, नया टॉपिक तो हम कर नहीं पाएंगे यहाँ पे। एक है बेटा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका रिजल्ट जो आएगा, ये यहां पर ध्यान क्या रखना है कि नीचे भी थीटा है और ऊपर भी थीटा है, मतलब टोटल जो रिस्क है, टोटल जो रिंग है उसके लिए एंगल कितना आ रहा है, 2 थीटा आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 थीटा आ रहा है। तो 2 थीटा के केस में बेटा जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है 2k लैम्डा अपॉन r साइन 2 थीटा बाई 2 रखिए, या 2k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा रखिए, लेकिन ध्यान ये होना चाहिए आपके दिमाग में कि पूरा जो रिंग का एंगल है वो 2 थीटा है, तो हम लोगों ने उसका आधा ही लिया है, ठीक है, श्योर है, ओके। फिर उसके बाद में हम लोग काम मूव ऑन कर गए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब आप बुकलेट को उठा के देखना, वहां पे एक टेबल सी बना रखी है, तो उसमें बहुत सारे रिजल्ट मैंने दे रखे हैं, उनको सीधा सीधा एक बार गो थ्रू कर देना, सीधा काम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, इसका जो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है वही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें कुछ स्पेशल केस करा मैंने कि भैया यदि ये नॉन कंडक्टिंग फिनिट शीट होती, नॉन कंडक्टिंग फिनिट शीट होती तब तो ये रिजल्ट ठीक है, लेकिन मान चलो इसमें ऐसा हो जाए कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट इज सिचुएटेड वेरी नियर टू डिस्क, या बोल दिया जाए x टेंड्स टू 0, तो उस केस में जो आंसर निकल के आता है कि भैया E अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है, जहां पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट, ये भी इसको कहने का एक तरीका है। अब हालांकि आपको आगे चल के पता लगेगा कि कोई भी शेप की डिस्क हो, कोई भी शेप की डिस्क हो, तो आपके पास में ऐसा ही रिजल्ट आएगा। बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल लेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद में हमने यदि कंडक्टिंग बना दिया तो बेटा इधर का और इधर का दोनों के कारण आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन क्या है ना, इसमें होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये रिजल्ट तो हम लोगों को याद रहते हैं लेकिन हम लोग इसे अप्लाई नहीं कर पाते, तो अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करना है उसको समझाने के लिए मैंने क्या बोला कि भैया आपके पास में शीट है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है और कंडक्टिंग भी हो सकती है, मतलब सही बात है। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास में शीट के लिए एक साइड का एरिया ए है, हमने क्या बोला, हमारे पास में जो शीट है उसकी एक साइड का एरिया कितना है, ए है, और मैंने चार्ज दिया है यहां पर क्यू, मैंने यहां पर क्या किया है, चार्ज दिया है क्यू। अब इस केस में देखिए, लास्ट में मैंने फॉर्मूला तो लिखे हैं वो अलग बात है, सिग्मा जो आएगा दैट विल बी क्यू अपॉन ए फॉर नॉन कंडक्टिंग, लेकिन कंडक्टिंग के लिए सिग्मा आएगा सिग्मा कंडक्टिंग क्यू अपॉन 2a, ठीक है, ये बात समझ में आई। क्यों, क्योंकि क्यू चार्ज जो है वो दोनों एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और यहां पर क्यू चार्ज जो है वो एक ही साइड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक बात तो ये हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है नॉन कंडक्टिंग के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और कंडक्टिंग के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये जो सिग्मा है वो क्या होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग की चार्ज डेंसिटी, और यहां पर सिग्मा होनी चाहिए कंडक्टिंग शीट की चार्ज डेंसिटी, लेकिन कंडक्टिंग शीट की चार्ज डेंसिटी को लिखा जाएगा Q अपॉन 2a, तो बेटा इसको पुट करने पर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a आ गया। और सिमिलर वे में सिग्मा ऑफ नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए Q, सिग्मा नॉन कंडक्टिंग, इसको मैंने Q अपॉन a रखा तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a, आंसर तो दोनों का सेम आ गया। बट क्या है ना, ये सिग्मा कहां पर किसका दिया है उसी को देखना होता है, मतलब यदि आपको सिग्मा दिया है और बोला है कि कंडक्टिंग शीट है, तो मतलब उसने ऑलरेडी आपको सिग्मा ऑफ कंडक्टिंग शीट ही दिया है, इस बात को पकड़िए। फाइनल रिजल्ट Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों सेम आ रहे हैं, उसमें उससे घबराना नहीं है, तो पता लगा कि गड़बड़ी कर बैठे यहां पर। यस, श्योर है, क्योंकि यहां पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वही पूरा खेल यहां पर खेल रहा है, और इस चार्ज के खेल के कारण बहुत बेटा दिक्कत हो सकती है यदि आपने इसको ध्यान से नहीं देखा तो, ठीक है, श्योर है। अच्छा, कंडक्टर्स के केस में और नॉन कंडक्टर के केस में मेरी कहानी बनेगी। अब इसका आगे चल के जब कैपेसिटर आप पढ़ेंगे तब मैं आपको ये सवालों का डिस्ट्रीब्यूशन जो शीट के कारण बनते हैं उसमें कैसे प्लस लेना है और कैसे माइनस लेना है, क्योंकि देखो क्या होगा, यदि इधर में क्यू चार्ज है तो दूसरी साइड में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है। देखो मैं बता रहा हूं ना, मैंने क्या बोला बेटा, इस पे यदि क्यू चार्ज है तो इस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैं जो डिस्क के सवाल आपको बताने की कोशिश कर रहा था उनको मेरे को छोड़ना पड़ा, क्यों छोड़ना पड़ा, उसका रीजन यही है कि बेटा यदि ये सिग्मा ए है इस साइड से, तो बेटा इस साइड का सिग्मा ए है तो इस साइड में माइनस सिग्मा ए आ जाएगा, इस साइड में सिग्मा बी आएगा, तो ये मेरे को थोड़ा सा आपको करके बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कैसे करेंगे हम लोग करके, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिया ही नहीं है, कहानी को ही मैंने बोला
इसको कहां आपको कंफ्यूज करूंगा, अभी कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि देखो यहां पर यदि किया तो डेफिनेटली आप लोग कंफ्यूज होने वाले हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आराम से करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां से आगे हम लोगों को पढ़ना है मोशन ऑफ द चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के कारण, अब इसमें हम लोग चार्ज पार्टिकल्स को दौड़ाएंगे, और फिर जब दौड़ाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा वो देखेंगे। उसके बाद में हम लोग गॉस लॉ पे पहुंच जाएंगे कि भैया फ्लक्स क्या होता है, कैसी चीजें होती है, तो वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो आज के सेशन को तो बेटा हम लोगों को यहां पर रोकना ही पड़ेगा, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए